हाँ जी भैया ठीक है। वैसे तो यार आज मेरी क्लास नहीं हो पा रही थी शाम को, बट तो मैंने इसलिए क्लास को अभी रख लिया। थोड़ा सा 1 घंटे पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को, वरना फिर मेरे को मंडे ट्यूसडे को मैं नहीं रहूँगा, तो इसलिए क्लास नहीं होगी इसी कारण से। चलो बच्चों, तो आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा उसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी भैया, जय हिंद जय हिंद। टाइम टेबल चेंज नहीं हो गया है, सिर्फ यही वाली क्लास आज चेंज है। टाइम टेबल चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आज की क्लास चेंज है, क्योंकि मैं मंडे और ट्यूसडे को हूँ नहीं, तो मैं सोच रहा था आज मैं क्लास लेके आप लोगों की चला जाऊँ, इसी कारण से मैंने क्लास आज लगा ली है। वैसे हमारा टाइमिंग रात को 8:15 पे ही होता है, ठीक है। ऐस के यादव बेटा बहुत दिनों से आ नहीं रहे हो, मेरे को लग रहा है। चलिए भाई, पहली बात नोट करने वाली बात यह है कि हम ये बात जानते हैं कि W का फॉर्मूला क्या होता है। W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। भाई पर W बराबर एफ एस कॉस थीटा आप कब लगाओगे? भाई मैं आपसे पूछूं कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा आप कब लगाओगे? भाई आप तभी तो लगाओगे जब आपको F पता होगा, S पता होगा, थीटा पता होगा, तभी तो लगा सकते हो। जब F और S नहीं पता होंगे, थीटा नहीं पता होंगे, तो पता कहां से लगेगा? ठीक है। तो आप ये समझिएगा कि हमें ये बात पता है कि भैया जी जब जब ये तब लगाते हैं, तब लगाते हैं जब F का मान, F की वैल्यू यानी मान कांस्टेंट दी होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर दी होती है। भाई आपसे बोला गया कि आपने फोर्स 10 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, तो ये सब चीजें क्या कहलाएंगी? कांस्टेंट कहलाएंगी। और इन सभी में आप W बराबर एफ एस कॉस थीटा रख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा रखा जा सकता है। ठीक है जी। कितने चैप्टर हो चुके हैं? 4 चैप्टर करीब हो चुके हैं, 4-5 चैप्टर। ठीक है ना। तो हम आपसे क्या कह रहे थे? तो f की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो बच्चों जब f का नंबर दिया है तो आप डायरेक्टली पुट करके इसको डायरेक्टली रख सकते हैं। लेकिन लेकिन यदि f कांस्टेंट ना दे रखा हो, यदि लेकिन यदि लेकिन यदि साथ में रख सकते, लेकिन यदि f कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट ना हो यानी इक्वेशन में हो, यानी मतलब इक्वेशन यानी समीकरण में दिया हो, तो इसका प्रयोग नहीं कर सकते। समीकरण दिया हो तो प्रयोग नहीं कर सकते, तो प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो आप प्रयोग नहीं कर सकते इस चीज का अगर इक्वेशन दी हो, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी फॉर्मूले में इक्वेशन नहीं रखी जा सकती। इक्वेशन नहीं रखी जा सकती, जैसे f बराबर मैंने बोल दिया 3x² + 2x, तो अब नहीं रख सकते W बराबर एफ एस कॉस थीटा में। क्यों? क्योंकि किसी भी फॉर्मूले में इक्वेशन यानी समीकरण नहीं रखा जा सकता। एक क्वेश्चन में आपको पहले करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन। तो आपको एक बात समझ में आएगी कि s बराबर जब हम बात लेकर चलते हैं तो एक सरल से शब्दों में समझिए कि हम w बराबर एफ एस कॉस थीटा के अंदर तब रख सकते हैं चीजों को जब f का मान क्या हो? कांस्टेंट यानी नियत क्या हो। अगर f कांस्टेंट नंबर नहीं दे रखा है तो आप इसके लिए कुछ और तरीका अपनाओगे, यानी जब f की वैल्यू बच्चों कांस्टेंट ना दी हो तो आपको कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। वो तरीका क्या है मैं उसकी बात करता हूं। वो तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए ये फोर्स है, ये विस्थापन है, और मैं आपसे कहूं कि फोर्स कांस्टेंट है ही नहीं, ऐसा एक चीज है। तो हमने बोला अब क्या होगा? तो अब क्या होगा? अब कैसे कार्य निकालें? तो क्या होता है? अब क्या होता है? अब क्या होता है बच्चों? हम क्या करते हैं, अगर एफ कांस्टेंट ना दे रखा हो तो छोटा सा एक कंपोनेंट यानी छोटा सा घटक काटते हैं। इस छोटा सा एक तत्व काटते हैं, एलिमेंट काटते हैं, इसका नाम है dx। यहां पर फोर्स लिख लेते हैं एफ, जो भी समीकरण में दिया हो, और हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी इसका समाकलन कर देते हैं x1 से लेकर x2 तक, x1 से लेकर x2 तक, तब जाके ये सवाल बनते हैं। अगर आपके पेपर में ऐसा कोई भी सवाल आता है जिसके अंदर f समीकरण में दिया हो तो उसको करने का तरीका अलग होगा, और तब करने का तरीका होगा इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 तक इंटू में f डॉट dx का सहारा लेंगे, अगर कभी f का मान समीकरण यानी इक्वेशन के अंदर बच्चों दिया गया है तो अगर इक्वेशन के अंदर दिया गया है तो आप हमेशा इसी का प्रयोग करेंगे, इसी का प्रयोग करेंगे, इसी का प्रयोग करेंगे। चलिए जी, बात समझ आ रही है? तो आप एक सरल से शब्दों में समझ के चलिएगा, तो ये कितना फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एक्स, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ जी भैया जी, क्या हुआ सनी? वीडियो अटक रही है? ओके, क्या हुआ है वीडियो को यार? चलिए ठीक है, मोहम्मद इमरान पाथफाइंडर के सारे क्वेश्चन लगा ले रहा हूँ सर। थैंक्स यू, लव यू बेटा, आपको भी बहुत सारा प्यार बेटा। सर मैं 9 बजे रास्ते में रहता हूँ, फिर मैं हर क्लास को रिकॉर्डेड लेता हूँ। अच्छा ठीक है। ऋतिक तिवारी बाद में बात करेंगे, क्या कंप्लीट हो गया है, क्या रह गया है। आज तो हमें चीज़ों को पढ़ना है, तो हम इस तरीके से प्रश्न पढ़ के चल सकेंगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा। वीडियो रुक क्यों रहा है भाई? रुक रहा है क्या वीडियो? आप लोग को लग रहा है ऐसा? हेलो, वीडियो मुझे तो यार कोई ड्रॉप्ड फ्रेम है क्या? 45 से 14 ड्रॉप्ड फ्रेम है।
वीडियो रुका तो है। एक सेकंड रुकिए, इंटरनेट का कुछ इशू हो सकता है। इंटरनेट का तो कोई इशू नहीं है यार। चलो ठीक है, एक सेकंड रुको, मेरे को चेक करने दो, है ना, तो देखता हूँ। अगर अटकती है तो देखते हैं। हो क्यों रहा है? इंटरनेट तो सही आ रहा है। सर्वर का भी इशू हो सकता है यार, कुछ कह नहीं सकता कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है। पाँच मिनट का टाइम देना है ना, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, चीज़ों को। हेलो।
हैं प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हो। अब हम बात लेकर चलें कि इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो प्रश्न कैसा बनेगा इस टॉपिक के ऊपर? बच्चों प्रश्न ऐसा बनेगा कि f की वैल्यू मैं आपसे बोल देता हूँ 3x + 2 दिया गया है, और मैं आपसे पूछूं कि फाइंड वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी from displacing a body from x equals to 2 meter to x equals to 3 मीटर। हमसे क्वेश्चन में बात पूछी गई है, हमसे पूछा है x बराबर 2 मीटर से x बराबर 3 मीटर तक विस्थापित करने में किया गया कार्य बताइए। विस्थापित करने में किया गया कार्य बताइए। अब आप कॉन्सेप्ट समझो, कार्य बताइए। हमें अब कॉन्सेप्ट समझना है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अब की बार आप W बराबर fs cos थीटा कैसे यूज कर सकते हो? भाई अब तो W बराबर fs cos थीटा यूज ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ना तो f कांस्टेंट ही नहीं, अब f नियत ही नहीं है। बेटा जब भी f किसी वेरिएबल में, यानी किसी जब नियतांक ना हो, जब नंबर ना हो, तो हमेशा और हमेशा आप समाकलन का सहारा लेते हैं, इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं, और इंटीग्रेशन के सहारे से ही ऐसा कोई प्रश्न हल होता है, वरना आप इस प्रश्न को हल ही नहीं कर सकते। अगर मैं इसकी बात करूं इसका उत्तर कितना होगा, आपने मुझे बताइएगा इसका उत्तर कितना होगा। हम जानते हैं W बराबर कितना होगा, कहां से कहां तक विस्थापित हो रहा है, 2 से 3, तो लिखा 2 से 3। अंदर कितना हुआ 3x प्लस में कितना हुआ 2, 3x प्लस में कितना हुआ 2, इंटू में कितना हो गया dx, ये लिख सकते हैं। इंटू में क्या हो गया dx, इतना लिख सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, हल करूं, कितना निकल कर आएगा बेटा? तो इसका अब समाकलन करेंगे तो 3x का कितना हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा, 3x² अपॉन में कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा। बात ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी। अब ठीक है, चलो चेक कर लेता हूं सुधाकर। W बराबर कितना होगा बच्चों? मैं एक काम करता हूं, पहले 3 पुट करता हूं, तो 3 3 9 3 3 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, सॉरी 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, 27/2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हुआ प्लस में, और माइनस कितना कर देंगे, 2 डाल देते हैं, 2 दूनी 4 36 12 12 6 और 4 10, चेक कर लेना। ठीक है जी, 10 हो जाएगा। W बराबर लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 27 और 12 27 और 12 37 और 12 37 39 39/2, माइनस में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आंसर की बात लेकर चलूँ तो कितना हो जाएगा 20, यानी 19/2 हो जाएगा। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो आप चेक कर लो, क्या आप सभी का आंसर 19.2 जूल आया है, और यही इस प्रश्न का क्या है उत्तर है। बिल्कुल सही बात है। तो हमसे प्रश्न में जब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो या तो इससे यानी f के किसी नंबर में आ सकता है, या f के वाले में ये दी सकते हैं। मैंने दोनों पर न्यूमेरिकल करा दिए हैं, W बराबर fs cos थीटा पर भी और W बराबर इस वाले कॉन्सेप्ट पर भी, दोनों पर ही आपने न्यूमेरिकल भी लिख लिए हैं। इस तरीके से हम चीजों को लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? चलो, तो ये तो था मेरा पूरा कार्य। अब हम चलते हैं ऊर्जा पे कि ऊर्जा क्या होता है। एक हिस्सा हमारा पूरा हो गया इस चैप्टर का। इसको हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होता है बच्चों? ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या है? जब हम एनर्जी की बात करते हैं, ऊर्जा का मतलब क्या है? परिभाषा आप जानते हो, द एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। हिंदी में बात लेकर चलूं तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह तो किताबी भाषा की परिभाषा है, बहुत आसान है। यह समझिए ऊर्जा क्या है। ऊर्जा आती कहां से? ऊर्जा आती कार्य से। जब आप वर्क करते हो, जब आप कार्य करते हो, तो वही ऊर्जा के रूप में आता है। तो वर्क ही एनर्जी में बदलता है, वर्क से ही क्या होता है, एनर्जी आती है। पर कोई चीज कितना ऊर्जा होगी, कोई चीज कितनी ऊर्जा होगी, तो ऊर्जा की बात लेकर चलो, एनर्जी कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि कितनी होगी कितनी नहीं होगी। बात समझ के चलिएगा, ऊर्जा कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ये हमारे पर निर्भर करता है। ठीक है, हम आपसे क्या कहते हैं? हाँ जी, दिमाग में दोबारा से मेरा दिमाग एकदम से भटक गया, कौन कमेंट पे दोबारा से देखते हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब ये है बेटा कि कोई चीज कितना कार्य, जितना ज्यादा कार्य होगा उतनी ऊर्जा होगी, या जितनी ऊर्जा होगी उतना कार्य होगा। एक ही बात है भाई, जितना पेट्रोल डालोगे उतनी गाड़ी चलेगी, सीधी सी। तो कार्य कितना होगा ये किस पे निर्भर करता है? ऊर्जा पे डिपेंड करता है। या ये कह लो, जितना ऊर्जा होगी उतना कार्य होगा, या जितना कार्य करोगे उतनी ऊर्जा। अब बक्से को जितना तेज धक्का दोगे उतनी तो गतिज ऊर्जा आएगी इसमें, जितना कार्य करोगे उतनी तो ऊर्जा आएगी, यानी जितना वर्क करोगे वही तो एनर्जी आएगी। तो वर्क और एनर्जी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक सरल से शब्दों में हमें समझ में आता है, होता नहीं है, थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है ये हम समझेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में समझ लो कि कार्य और ऊर्जा लगभग बराबर हैं। यानी जितना वर्क उतनी ऊर्जा, जितना वर्क उतनी ऊर्जा, जितना कार्य उतनी ऊर्जा, जितनी ऊर्जा उतना कार्य। बात समझ में? यानी ये दोनों एक दूसरे के हैं। बच्चों अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो बच्चों इसके मात्रक की बात करूं तो इसका जो मात्रक होता है वो कितना होगा? इसका मात्रक होगा जूल। जूल इसका क्या होता है? एसआई मात्रक होता है। अर्ग क्या होता है बच्चों? अर्ग होता है सीजीएस मात्रक। हम जानते हैं 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। कुछ और होते हैं, जैसे आपने एक चीज पढ़ी हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछी गई है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? बात लेकर चलूं तो इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है।
1 kWh, ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 1 kWh होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर, तो ये भी इसके अंदर होता है, ये बात भी समझ के चलिएगा। डायमेंशन यानी विमा की बात करूं बच्चों, विमा किसके बराबर होगी, तो डायमेंशन की बात करें तो जिसको हम डायमेंशन कहते हैं यानी विमा कहते हैं, इसकी विमा कितने के बराबर होती है, तो इसकी विमा होती है बच्चों, विमा होती है इसकी बच्चों, इसको बोलते हैं ml² T-2 इसकी विमा होती है। और इस तरीके से आप कार्य और ऊर्जा लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों पेपर में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर आप अपने पेपर को कर रहे हो तो आप ये समझिएगा, ये दोनों तो आप करके ही चलिएगा। बात ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई भाई? ठीक है जी निधि पटेल, ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, यानी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हिंदी में बात लेकर चलूं तो यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों मैकेनिकल मतलब मशीन वाली, या ये समझ लो रोजाना जिंदगी हर वस्तु में जो होती है। ऊर्जा तो बहुत टाइप की होती है, जैसे हमने कहा ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी तो होती है, इसके अलावा होती है भाई हीट एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया यानी रासायनिक ऊर्जा हो गया, है ना, विद्युत ऊर्जा हो गया। तो ऊर्जा तो बहुत प्रकार की है, पर हमें इस चैप्टर में सिर्फ दो ही ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। एक को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी और एक को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी एक को बोलते हैं गतिज ऊर्जा और एक को बोलते हैं स्थैतिक ऊर्जा। हमारे लिए सिर्फ यही दो ऊर्जा हैं जिनको हमें इस चैप्टर में पढ़कर जाना है। आप ये समझ लीजिएगा यही इस चैप्टर में है, तो या तो होगी पोटेंशियल यानी स्थैतिक, या तो होगी काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा। इस तरीके से हम दोनों एनर्जी का अंतर सीखेंगे, दोनों एनर्जी का अंतर सीखेंगे, दोनों एनर्जी का अंतर सीखेंगे। भाई पता नहीं वनडी कब खत्म होगा, भाई मुझे तो पता नहीं वनडी क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं यार। ये बार बोल दिया है मैंने कि भाई करेक्शन कर दो, करेक्शन ही नहीं होता, क्या कहें। जब ऑफिस जाऊंगा तब जाके बोलना पड़ेगा अब यार। पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। क्या होती हैं ये दोनों ऊर्जाएं, चलो एक एक करके समझते हैं। स्थैतिक ऊर्जा वस्तु में क्यों आती है, तो ये आती है इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हिंदी में बात लेकर चलूं तो यह वस्तु की स्थिति की वजह से होती है, वजह से होती है, स्थिति की वजह से होती है। तो ये किस वजह से होती है, ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी स्थिति की वजह से होती है। मतलब स्थिति मतलब जैसे जमीन पे रखा है कि छत पे रखा है कि ऊपर रखा है कि और ऊपर रखा है कि कहाँ रखा है, आसमान में रखा है, तो इसको हम कहाँ रख रहे हैं इस चीज पर निर्भर करता है। तो स्थैतिक ऊर्जा का मतलब है कि आपने इसको कहाँ रखा है, जमीन पर रखा है कि छत पे रखा है कि ऊपर रखा है कि और ऊपर रखा है कि कहाँ रखा है। तो ये ऊंचाई पर निर्भर करती है, और ये समझिए जितनी ज्यादा ऊंचाई होती है उतनी ज्यादा स्थैतिक ऊर्जा होती है। तो अगर मैं कहता हूं कि किसी में पोटेंशियल एनर्जी है, स्थैतिक ऊर्जा, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि सर ये ऊपर रखिए, ऊंचाई पर रखिए। एच यानी ऊंचाई की वजह से क्या आती है, किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो किस वजह से आती है, इस वजह से आती है। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो कितने के बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका एक्चुअली में m इंटू जी इंटू एच के बराबर होता है। ये आपको पता होगी, यानी जितनी ज्यादा किसी में हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी एच पर डिपेंड करती है। यानी एच जितना ज्यादा उतना ज्यादा क्या हुआ, स्थैतिक ऊर्जा हुआ। बात ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइट की वजह से, अगर मैं बोलूं ऊपर से नीचे कोई चीज गिरा दी, तो ऊपर से नीचे गिरा दी तो भाई साहब हमने क्या कम कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कम कर रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई कम यानी पोटेंशियल एनर्जी कम, स्थैतिक ऊर्जा कम। ऊंचाई का सीधा संबंध होता है पोटेंशियल एनर्जी से। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, आपका दिमाग चलना चाहिए सर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, स्थैतिक ऊर्जा बढ़ रही है। कोई नीचे आ रही है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो आप एक सिंपल सी बात समझ के चलो कि पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थैतिक ऊर्जा का संबंध सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई के साथ होता है, और इसका संबंध किसी के साथ नहीं है। बात ठीक है। गतिज ऊर्जा क्यों आती है किसी वस्तु में, इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हिंदी में बात लेकर चलूं तो यह किसी वस्तु की गति की वजह से आती है,
आती है। जो जितना तेज भागेगी उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा। तो गतिज ऊर्जा जिस पर निर्भर करती है उसको बोलते हैं वेलोसिटी यानी वेग। मोटरसाइकिल चल रही है धीरे धीरे, काइनेटिक एनर्जी कम, मोटरसाइकिल खींच दी तेज तो मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा ज्यादा। ये समझ लीजिए गतिज ऊर्जा निर्भर करती है चाल पर, यानी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड पर। स्पीड जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, स्पीड उतनी ज्यादा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, स्पीड उतनी ज्यादा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, चाल जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा, चाल जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है चाल पर, जबकि स्थितिक ऊर्जा निर्भर करती है ऊंचाई पर। ये दोनों की बात समझ में आएगी। तो अगर मैं बात लेकर चलूं कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ये इसका केस होगा। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसको हम ऐसे लिखकर चलते हैं, और v क्या होता है यहाँ पर, स्पीड यानी चाल से संबंधित। तो आप ये समझिएगा कि गतिज ऊर्जा निर्भर करती है कि वस्तु की चाल कितनी है, वस्तु की चाल कितनी है, इस बात पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा चाल होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इतनी हम पढ़कर चल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, बोलो कुछ पूछना तो नहीं है। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में यह निर्देश तंत्र पर, यह निर्देश तंत्र पर आधारित है, आधारित है, निर्देश तंत्र पर आधारित है। यानी निर्देश तंत्र का मतलब, निर्देश तंत्र का मतलब कौन देख रहा है। जैसे आपको अगर याद होगा हम जब पढ़ा रहे थे आपको रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष गति, तो आपने कहा था कि कौन देख रहा है इस बात पर निर्भर करता है। जैसे ट्रेन के अंदर कोई बैठा है और कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो प्लेटफॉर्म के संबंध में एक का वेग अलग होगा, वेलोसिटी अलग होगी, और दूसरे के रिलेशन में दूसरे की वेलोसिटी अलग होगी। वैसे ही गतिज ऊर्जा भी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाती है। ट्रेन के अंदर कोई आपके साथ बैठा है तो आपके साथ वाले की वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में, और कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग होगी, सीधी सी बात। तो ये भी निर्देश तंत्र पर आधारित होता है, यानी ये भी आपका किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र पर आधारित है। अभी तो आप सिंपल समझ लीजिए, आगे हम जब निर्देश तंत्र समझाएंगे तो और समझ में आएंगी बातें। सेकेंड बच्चों, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये क्या है, ये एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि है, सीधी सी बात है, ऊर्जा क्या होती है, अदिश राशि होती है, बिल्कुल सही बात है। ये ऊंचाई किसकी है, ये ऊंचाई किसकी है। एक छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक ऐसे बोला गया था कि एक ऐसे रखी हुई है कोई वस्तु, और बोला गया था कि इस वस्तु को हम क्या करते हैं, ऐसे एक वस्तु रखी है और बोला गया था इस वस्तु को मैं पटक दूं, ऐसे ऐसे में कर दूं, यानी नीचे कर दूं। पूछा गया था कि क्या पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थैतिक ऊर्जा बदल जाएगी, क्या पोटेंशियल एनर्जी, क्या स्थैतिक ऊर्जा बदल जाएगी अगर किसी वस्तु को ऐसे में पटक दें। तो आंसर होगा जी हां, बदल जाएगी। भले ही दोनों जमीन पर रखी है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन स्थैतिक ऊर्जा बदल जाएगी, क्योंकि जो एच होता है ये किसका होता है, ये किसका होता है, ये सेंटर ऑफ मास का होता है, यानी द्रव्यमान केंद्र का होता है, ये सेंटर ऑफ मास का है। सेंटर ऑफ मास मतलब होता है द्रव्यमान केंद्र का है, द्रव्यमान केंद्र की ऊंचाई है, द्रव्यमान केंद्र की ऊंचाई है, ये द्रव्यमान केंद्र की ऊंचाई होती है। और क्योंकि ये द्रव्यमान केंद्र की ऊंचाई है तो द्रव्यमान केंद्र यहां पर इतना होगा, जबकि द्रव्यमान केंद्र यहां पर बस इतना होगा। और क्योंकि सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र बदल गया, इसी कारण से आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी आपकी स्थैतिक ऊर्जा भी बदल जाएगी। उदाहरण के तौर पर समझाऊं, अगर आप खड़े हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी अलग है, क्योंकि हाइट अलग है जमीन से, और अगर मैं लेट जाऊंगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई, सेंटर ऑफ मास की, द्रव्यमान केंद्र की ऊंचाई कम हो गई है। क्योंकि लेट जाओगे तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा ना, द्रव्यमान केंद्र नीचे आ जाएगा, और इसी कारण से तब आपका अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा द्रव्यमान केंद्र की ऊंचाई पर निर्भर करती है। जो ऊंचाई लिखते हो ये किसकी ऊंचाई है, द्रव्यमान केंद्र की ऊंचाई, और ये न्यूमेरिकल में कई बार यूज होता है। तो आप ये समझ के चलिएगा कि इसका भी हम प्रयोग करके चलते हैं, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, स्केलर है। स्केलर तो हम जानते हैं, ये भी अदिश राशि है। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए, इंडिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये न्यूमेरिकल ना आया हो, इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल ना आया हो। ये क्या न्यूमेरिकल बनता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, हिंदी में बात करूं तो गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध, यानी इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध। ठीक है जी, ठीक है तनु वर्मा। रजनीश कुमार, क्या एनडीए का सिलेबस पर ईयर चेंज होता है। अरे यार तुम लोग क्या तैयारी कर रहे हो यार, क्या एक महीने बाद पेपर दोगे, क्यों लेते हो यार तुम लोग यार, क्या बैच लेते हो यार। नहीं होता भाई सिलेबस चेंज यार, नहीं होता पर ईयर चेंज यार, नहीं होता। तुमको क्या करना, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो यार, कॉपी पेन लेकर बैठो। लिख रहे हो, मेरे ख्याल से लिख रहे होगे जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ यार। मैं काहे के लिए लिखता हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में यार, तुम मेरे साथ लिखते हो इसलिए तो लिखता हूँ, वरना मैं पीडीएफ से जल्दी नहीं करा देता। भाई थोड़ा सा तो यार दिमाग लगाओ। आप कमेंट्स करने से अच्छा है यार कि आप लोग लिखकर चलो।
अगर आप फिजिक्स समझना चाहते हो, यकीन मानो, तो आप साथ साथ में लिखते चलो। अगर नहीं लिखते जा रहे हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। सर 12th वाली फिजिक्स कब से स्टार्ट हो जाएगी भाई? 11th खत्म हो जाए, 11th बिना खत्म करे 12th पे चले जाएंगे, फिर दिक्कत होगी आप लोगों को ही ना। फिर आप बोलोगे कि ये कब चीज छोड़ दिया था, वो रह गया था, फिर वो छोड़ दिया था। क्यों है अपना फोकस करना? पढ़ाई पे फोकस करो यार, साथ साथ में लिखते चलो। भाई रिकॉर्डेड देखते हो तो सीधे रिकॉर्डेड में आओ ना फिर यार। रजनी फिर कमेंट्स क्यों करने हैं? ये कोई क्वेश्चन हुआ कि सिलेबस पर ईयर चेंज होता है क्या? यार तुमको पता नहीं है। इससे अच्छा है कि आप सिलेबस डाउनलोड कर लो यार। आपको क्या लेना देना यार? टीचर को पता है यार कि क्या सिलेबस हो रहा है क्या नहीं, आपको क्यों परेशान होना? चलो, तो अगर मैं बात लेकर चलूं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें क्या लाना है? संवेग, मोमेंटम लाना है। एक काम करते हैं बेटा, मोमेंटम यानी संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर m इंटू वी। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें एक और m लेके आते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसमें 1/2 एम वी स्क्वायर में एक m का मल्टीप्लाई और एक m का डिवाइड कर देते हैं। तो अगर m का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/2 इंटू एम वी का स्क्वायर अपॉन में क्या बन जाएगा? m बन जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 1/2 या p स्क्वायर बाय 2m, डायरेक्टली लिख देता हूं। तो फॉर्मूला क्या बन गया? p स्क्वायर बाय 2m। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बन गया? बन गया p स्क्वायर बाय 2m। तो आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें। इंडिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये फॉर्मूला नहीं आया है। मैं आपको बता दूं, इंडिया में सारे एग्जाम में ये फॉर्मूला जरूर आया है। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के बारे में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? इतने टॉपिक बन सकते हैं, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं बनते। और पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा की बात करूं तो स्टैटिक एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा में भी ये सारे के सारे टॉपिक बनते हैं। तो हमारे पास दो टॉपिक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से हम दोनों बातों को पढ़ते हैं। कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या क्या होते हैं, यानी ये दोनों क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। तो आइए मुझे बताइए क्या बात है, ठीक है? ठीक है जी, बढ़िया। हाँ ठीक है जी, चलिए लिख लिया, बहुत बढ़िया। चलो, अभी तक आपने क्या पढ़ा? मैंने आपसे कहा कि हर पेपर में न्यूमेरिकल आया आज तक, भर भर के न्यूमेरिकल आए, एनडीए वेनडीए सब पेपर में। तो भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपने लिखा 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर। आइए एनडीए का ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1/2 एम वी स्क्वायर एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है, और दूसरा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, गतिज ऊर्जा बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। ये संवेग के साथ संबंध है, यानी मोमेंटम के साथ में, यानी संवेग के साथ संबंध है। एक प्रश्न करते हैं तब चीजों को समझते हैं इस पर किस तरह का क्वेश्चन बना है एनडीए के पेपर में। क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मास m and 2m, two bodies of masses m and 2m, two bodies of masses m and 2m is moving with same momentum. Find ratio of kinetic energy. हिंदी में बात लेकर चलूं तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान m और 2m के संवेग बराबर है, गतिज ऊर्जाओं के अनुपात बताइए। गतिज ऊर्जाओं के अनुपात बताइए। तो हमें बताना है कि गतिज ऊर्जाओं के अनुपात कितने होंगे, ये हमें बता के चलना है। ये प्रश्न है, आपको मुझे बताना है कि कितना होगा कितना नहीं होगा। जरा मुझे बताइएगा। 2:1 आ रहा है, ठीक है जी, ठीक है। कमेंट की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है खुशी। कमेंट तभी करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और कमेंट तब करनी चाहिए जब मेरे ख्याल से जब क्लास स्टार्ट हो रही हो या फिर क्लास एंड हो रही हो, क्योंकि बीच में तो अनडाउटली ये हो सकता है मैं डाउट बताना, मतलब आपका कमेंट का आंसर दे ना पाऊँ, या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि आपकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो जाए चीज़ों को लेकर। तो मेरे हिसाब से तो तभी करना चाहिए, ज़्यादा स्टार्टिंग या लास्ट में बात पूछनी चाहिए। अभी तो सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमसे बोला गया क्या? अच्छा देखो, तनु वर्मा ठीक है, सावन चौधरी ओके, सुधाकर ओके, ठीक है। भाई आप लोग इतने बढ़िया इंटेलिजेंट हो, आप मुझे एक बात बताओ, आपने काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर क्यों नहीं लगाया? आप मुझे बताओ, आपने इसमें क्वेश्चन में हाफ एम वी स्क्वायर क्यों नहीं लगाया? देखो फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट बताऊं बेटा आपको,
जो बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। कॉन्सेप्ट समझो बेटा, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम बी स्क्वायर, तो बेटा अगर किसी पेपर में, अगर किसी क्वेश्चन में, अगर यदि वी कांस्टेंट दिया होता, यानी या फिर वी कांस्टेंट या वी के बारे में बात की गई होती, वी के बारे में बात करते तो आप लिख पाते गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ये फॉर्मूला तब यूज करते मेरे भाई जब किसी क्वेश्चन में आपसे बोला जाता कि वी दिया जाता, पर इस क्वेश्चन में वी की बात ही नहीं की गई है। क्वेश्चन में प्रश्न में जिस चीज की बात की जाती है वो फॉर्मूले के अंदर होना चाहिए, फालतू में नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन में मोमेंटम यानी संवेग की बात की गई है, तो गतिज ऊर्जा का वो फॉर्मूला लगेगा, काइनेटिक एनर्जी का वो फॉर्मूला लगेगा जिसमें मोमेंटम आता होगा। मुंह उठा के ये मत लिख देना कि एम और का संबंध बना दिया, ये बना दिया और आंसर लिख देना, नहीं। क्वेश्चन पूरा पढ़ो। अगर इस क्वेश्चन में बोला जाता है मूविंग विद सेम वेलोसिटी, बोला जाता है एक समान वेग से चल रहा है, अगर बोला जाता एक समान वेग से चल रहा है यानी सेम वेलोसिटी से चल रहा है, अगर एक समान वेग बोला जाता तो आप वेलोसिटी के केस में लिख सकते थे हाफ एम बी स्क्वायर, पर यहां पर वी की बात ना करके मोमेंटम संवेग की बात की गई है। और जब मोमेंटम की बात की है बेटा, तो वो फॉर्मूला आप काइनेटिक एनर्जी का लगाओगे जिसमें क्या आता होगा, मोमेंटम आता होगा। कॉन्सेप्ट को समझो, जिसमें क्या आता होगा, संवेग आता होगा। और ये यहां नहीं लगेगा, ये यहां नहीं लगेगा, ये यहां नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां संवेग की बात की गई है, यहां संवेग यानी मोमेंटम की बात की गई है, तो मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगेगा। संवेग की बात की है, संवेग की बात की है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे लंगड़े बच्चे, मेरे को एक बात बता बेटे, तो यहां पर ये होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा, यहां लगेगा पी स्क्वायर बाय 2m। कॉन्सेप्ट समझो, और पी का मान नहीं बदल रहा, इसका मतलब गतिज ऊर्जा क्या होगी, एम के क्या होगी, द्रव्य व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो यहां समानुपाती ना लगाकर यहां पे लगेगा व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन लगेगा। संबंध को समझने की कोशिश करो, और अनुपात बताना है बच्चा, तो अनुपात बताना है तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर में उल्टा लिख देंगे m2 बाय m1, ये है 2m अपॉन में क्या है m। आंसर कितना निकलेगा 2/1, एंड 2/1 इज द करेक्ट आंसर। देख लो किसी को कोई दिक्कत हो, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से प्रश्न किया जाएगा। बताओ क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप मुझे बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाकर चलेंगे। क्या बात ठीक है? क्या बात ठीक है, मुझे बताओ। है ना? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कब लगेगा, सारी बातों को दिमाग में रखो। तो शाम वाली क्लास नहीं, शाम वाली क्लास नहीं होगी। मैं आउट ऑफ सिटी जाऊंगा तो मंडे और ट्यूसडे को भी नहीं होगी। अब आपकी सारी क्लास इसके बाद में सीधे वेडनेसडे को होगी। ठीक है? हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, अगला चीज़। बगलो बच्चों, अगला इसमें टॉपिक जो है आपके में वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग के संरक्षण का नियम, सॉरी कंजर्वेशन मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ऊर्जा के संरक्षण का नियम। एक बात मुझे बताओ बेटा, क्या एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ये आपने कभी पढ़ा होगा अपनी जिंदगी में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। ऊर्जा पैदा नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं, ऐसा आपने जिंदगी में कभी सुना होगा। आप मुझे सोचकर बताओ कि क्या एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा के संरक्षण का नियम हमेशा लगता है कि कभी गलत भी हो जाता है? आप मुझे बताओ कि क्या आपको लगता है कि कभी गलत भी होता है या हमेशा सही होता है ये चीज़? क्या ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या होता है? ठीक है जी, क्या होता है क्या नहीं होता, ये हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ऊर्जा के संरक्षण का नियम मुंह उठा के कभी भी लगा सकते हैं, या कभी कभी ये गलत भी हो जाता है? क्या हमेशा लगता है? अरे भाई ये गलत है, हमेशा नहीं लगता। पृथ्वी पर तो लगता था है। ओनली ट्रू इफ वेलोसिटी इज नॉट कंपेरेबल टू लाइट। लाइट सिर्फ तब ही सही है, सही है जब वस्तु की चाल प्रकाश की चाल की तुलना में, चाल की तुलना में कम हो, कम हो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब पर नहीं लगता, नहीं लगता, क्योंकि ये सब बहुत तेज चलते हैं, चलते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा नियम लगता है मेरे प्यारे बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई चीज़ बहुत तेज चलती है तो जो द्रव्यमान होता है जिसको मास कहते हैं, मास एनर्जी में चेंज होने लग जाता है और नई ऊर्जा बन जाती है। जब हम कहते हैं कि ऊर्जा को पैदा नहीं कर सकते तो ऊर्जा पैदा भी होने लग जाती है, लेकिन कब पैदा होती है, जब कोई बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज चलता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो इलेक्ट्रॉन का मास एनर्जी में चेंज हो सकता है, द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित हो सकती है, एनर्जी मास में पैदा। तो यहां पर एनर्जी पैदा भी होती है और एनर्जी नष्ट भी होती है। दोनों ही दोनों बातें पढ़ाई जा सकती हैं, दोनों की दोनों बातें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आपको यह समझ में आएगा कि एनर्जी की बात लेकर चलूं तो इस केस में मास एनर्जी में और एनर्जी मास में दोनों में चेंज हो सकती है, यानी परिवर्तित की जा सकती है। बात समझ में आ रही है? आज क्यों इतने बजे पढ़ा रहे हो यार तुम लोग? एक तुम लोगों से यार थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास प्लीज़ क्लास को रोजाना लाइव लिया करो यार। कल मैंने आपको बताया भी था कि क्यों पढ़ा रहे हैं क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। आप लोग के यार क्वेश्चंस वही हैं। शाम को क्लास नहीं होगी इसलिए आज दोपहर में क्लास हो रही है। और यार मुझे समझ में नहीं आता इससे मैटर क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग तो पढ़ाई पे फोकस करो ना यार। समटाइम्स एनर्जी लॉस हो जाता है। बिल्कुल तनु वर्मा, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो एक्चुअली में क्या होता है, मास एनर्जी में और एनर्जी मास में चेंज होने लग जाता है। तो जब हम कहते हैं ऊर्जा पैदा नहीं कर सकते, नष्ट भी नहीं कर सकते, दोनों हो रहे होते हैं। लेकिन ये नियम सिर्फ तभी सही हो रहा होता है, ये नियम सिर्फ तभी सही हो रहा होता है जब हम बात करते हैं जब कोई चीज़ बहुत तेज दौड़ती है। हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए हम तो इतना तेज दौड़ ही नहीं सकते प्रकाश की चाल के तुलनात्मक, यानी प्रकाश की लाइट के चाल के हम स्पीड के कंपेरेबल हो ही नहीं सकते। तो ऐसा हमारे लिए नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए जरूर होकर चलता है। तो आप समझ के चलो मेरी कॉन्सेप्ट को कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब लगता है कब नहीं। दूसरी बात होता क्या है बच्चों, दूसरी बात होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी लॉस, नॉर बी लॉस, बट इट कैन चेंज, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर। हिंदी में ऊर्जा ना ही पैदा की जा सकती है, की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ एक से दूसरे में परिवर्तित होती है, दूसरे में परिवर्तित होती है। तो परिवर्तित होती है तो सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, एक से दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। सिर्फ एक से दूसरे में क्या कर सकते हैं बच्चों, परिवर्तित कर सकते हैं। सिर्फ आप यही कर सकते हैं और आप कुछ काम नहीं कर सकते। आप ये समझ के चलिएगा, सिर्फ आप यही कर सकते हैं और आप कोई काम नहीं कर सकते और आप कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। सिर्फ यही किया जा सकता है, सिर्फ यही किया जा सकता है। इस तरीके से ठीक है, ठीक है मयंक सिंह राजपूत, बहुत बढ़िया। तो आप ये समझ के चलिएगा आप ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि कैसे परिवर्तित होता है और क्या कॉन्सेप्ट लगता है। मान लो बच्चों कि आपने कोई चीज ऊपर से नीचे गिराई। आप मुझे बताना, जब भी ऊपर से नीचे कोई चीज गिराएगी तो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होगी, कौन सी एनर्जी में चेंज होगी, कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होगी। टॉप पॉइंट पर, यानी जिसको हम उच्चतम बिंदु बोल रहे हैं, यहां पर क्या होगी, टोटल एनर्जी, यानी कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो अगर मैं टोटल एनर्जी लिखता हूं तो वो किसके बराबर होगी, कुल ऊर्जा होगी पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1। भाई अगर आप ऊपर से नीचे कोई चीज गिराओगे तो भैया पूरी टोटल एनर्जी हमेशा नीचे वाले की टोटल एनर्जी के बराबर होगी। कुल ऊर्जा कभी नहीं बदलती है। टोटल एनर्जी यहां पर भी जो होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। यहां 2 और 2 के बराबर होगी। तो एक बात समझ लीजिए कि Pe1 प्लस Ke1 बराबर किसके होंगे, Pe2 प्लस में Ke2 के बराबर होंगे। यानी टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा बच्चों कभी नहीं बदलती है। टोटल एनर्जी बच्चों कभी नहीं बदलती, इस बात को समझ लो। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहते हैं। और जब भी ऊपर से नीचे कोई चीज, ऊपर गतिज ऊर्जा कितनी थी, 0 थी, क्योंकि U बराबर 0 होगा। और नीचे क्या होगी, स्थैतिक ऊर्जा 0 होगी। तो लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि ऊपर से नीचे गिराते हैं तो जो ऊंचाई है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वही किस में बदलती है, काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। वही किस में बदलती है, गतिज ऊर्जा बदलती है। इसीलिए ऊपर से नीचे स्पीड बढ़ती जाती है, गति बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी नीचे की काइनेटिक एनर्जी में यानी गतिज ऊर्जा में बदलती जाती है। आज के बाद ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि जब भी आपको कोई चीज नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे दिखाई दे, दिमाग चलना चाहिए कि सर एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में बदल रही है, एक ऊर्जा। तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, न्यूमेरिकल अगर आपका करने का मन है तो न्यूमेरिकल तभी कर सकते हो। न्यूमेरिकल अगर आपका करने का मन है तो न्यूमेरिकल तभी कर सकते हो जब आप ये कॉन्सेप्ट जान लो कि ऊपर से नीचे कोई चीज गिरेगी तो एक ऊर्जा दूसरे में बदलेगी, नीचे से ऊपर जाएगी तब भी एक ऊर्जा दूसरे में बदलेगी, एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज होगी। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझते हो तो ये समझ लो आपने 50% न्यूमेरिकल इस चैप्टर के कर लिए। ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन कर सकते हो, यानी बदलकर चल सकते हो। बोलो क्या बात ठीक है? आह,
हाँ भैया बोलो। बात ठीक है। तो ऊपर से नीचे तो पोटेंशियल काइनेटिक में, और नीचे से ऊपर तो फेंकोगे तो काइनेटिक पोटेंशियल में। जितना तेज फेंकोगे उतना ऊपर जाएगी, जितना ऊंचाई से गिराओगे उतना तेज आएगी, सीधी सी बात है। और इस तरीके से आप ऊर्जा के संरक्षण का नियम लिखकर चलते हो। क्या बात ठीक है? क्या बात ठीक है? क्या बात ठीक है? क्या बात ठीक है? क्या बात ठीक है भाई? चलिए, क्या बात आपकी ठीक है? चलिए, आज के लिए एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है, आंसर बता देना, फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, ये वस्तु नीचे गिराई गई है। ये वस्तु कितने की है? 40 न्यूटन की है। 40 न्यूटन की है, और न्यूटन क्या होता है? mg। 40 न्यूटन की है। गिराया जाता है, कितनी ऊंचाई से गिराई जा रही है? 10 मीटर की ऊंचाई से गिराई जा रही है। क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट स्ट्राइकिंग। टक्कर होते वक्त गतिज ऊर्जा बताइए। होते वक्त गतिज ऊर्जा बताइए। बताइए बच्चों, ये बहुत सरल सा प्रश्न है। आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिराई है तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये टक्कर होगी तो उस वक्त गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये बता के चलना है। अपना दिमाग लगा के मुझे बताओ कितनी होगी। अभिषेक बेटा, मुझे नहीं पता यार, केमिस्ट्री क्लास का मैं तो नहीं पढ़ाता हूँ। जो भी पढ़ाता है मुझे नहीं पता, जानकारी नहीं है मेरी। अपने बारे में ज़रूर बता सकता हूँ भाई, मेरी क्लास तो होती है यार डेली। न्यूटन में बल निकाला जाता है, यानी न्यूटन में फोर्स निकाला जाता है। जो ऊपर 40 न्यूटन दे रखा है, दिमाग चलाना, ये mg दे रखा है, ध्यान रखना। क्या पता क्या है क्या नहीं है। चलिए, क्या कहें इसकी आदत। चलिए भैया, आंसर बताओ कितना होगा। तो सोच समझ के अच्छे से आंसर देना कि क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर नहीं होगा। चलिए, m 4 किलोग्राम, हाँ m 4 किलोग्राम होगा, बिल्कुल सही बात है, m 4 किलोग्राम होगा। जी को 10 मान लेना। चलिए, बहुत बढ़िया। सीधे सीधे mg दे रखा है, ऊपर 40। भाई ठीक है बच्चे, जय हिंद तो ठीक है, आंसर बताओ बेटा। तो हमें ये बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 इक्वल्स टू क्या था? काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस में पोटेंशियल एनर्जी 2। और ये बात आपको पता है, ये टॉप पर था, ये बॉटम पर है, यानी नीचे की तरफ है। उच्चतम बिंदु पे टॉप पॉइंट पर जब गिराओगे तो यू जीरो होगा, यानी गतिज ऊर्जा जीरो होगी, और जब नीचे आ जाएगी तो स्थैतिक ऊर्जा जीरो हो जाएगी, जमीन पर आ जाएगी। यानी ये कहने का मतलब है, ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी नीचे की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। नीचे की काइनेटिक एनर्जी 2, ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी PE1। ऊपर पोटेंशियल एनर्जी स्थैतिक ऊर्जा किसके बराबर होगी? mgh के बराबर। ये किसके बराबर होगा बेटा? गतिज ऊर्जा, यानी हाफ mv² के बराबर। अच्छा, हमें तो पूरा निकालना ही है ना, इसमें तो ये भी नहीं लिखना। काइनेटिक एनर्जी 2 निकालना है सीधे सीधे। mg की वैल्यू हमें डायरेक्टली दी गई है, कितना बेटा? 40। तो 40 इंटू में h है 10, कितना निकला? इसकी बात करें तो ये निकल कर आएगा काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर 400 जूल। और ये क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में। आप मुझे बताओ, क्या ऐसा दिमाग लगाने वाली बात थी जो आप नहीं कर पा रहे थे? ऐसा क्या दिक्कत थी इस प्रश्न में? मुझे एक बात बता दो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आज का टॉपिक होता है खत्म। बाकी हम पढ़ेंगे अपने कल, मतलब अगले दिन। तो देखो यार, मेरी हो सकता है मंडे और ट्यूसडे को क्लास ना हो, है ना, और मोस्ट प्रोबेबली होगा। तब तक आप अपने